नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, एक सूची बना सकते हैं कि आप किस किस को मसीहा मानते हैं। देखिए कि उस सूची में इलॉन मस्क भी हैं या नहीं। आजकल के मसीहाओं की एक खूबी है, वे यह भी बताने लगे हैं कि कब होमवर्क करना है, कब पुरानी किताबों को दान में देना है, फेंकना नहीं है, गर्मी की छुट्टी के फोटो खींचकर कहां भेजना है। यह सारी बातें आपको खुद से कभी ध्यान में नहीं आ सकती हैं। इसलिए ये सब बताने के लिए समाज में कई लेवल पर मसीहा एक्टिव हो गए हैं। इलॉन मस्क ने भी अपने एक ट्वीट में लिखा है कि सोते समय गर्दन किस ऊंचाई पर होनी चाहिए, सोने से 3 घंटे पहले भोजन नहीं करना चाहिए। एक दिन मसीहा लोगों को यह भी बताएंगे कि नहाने के बाद तौलिए से पीठ कैसे रगड़ें, और लोग आंखें फाड़कर सुनेंगे, बल्कि बता भी रहे होंगे। बिजली से चलने वाली कार बनाने वाले टेस्ला के संस्थापक हैं मस्क। उपग्रहों की दुनिया में भी सक्रिय हैं। मस्क आज की दुनिया के हीरो हैं। मंगल ग्रह पर चलकर बसने के सपने दिखा रहे हैं। क्या पता धरती छोड़कर वहां चले भी जाएं। ट्विटर पर 10 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। दुनिया के इस सबसे अमीर व्यक्ति को करोड़ों लोग क्यों फॉलो करते हैं पता नहीं। मस्क उन्हें चवन्नी भी ना दें। वैसे बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट है कि 10 करोड़ में से 23% फॉलोअर नकली हो सकते हैं। मस्क की चालाकी देखिए। 4 जून 2013 को ट्वीट करते हैं कि अपनी कंपनी में पहला पैसा डाला है तो निकालने वाले भी आखिरी होंगे, यानी शेयर नहीं बेचेंगे। पिछले कुछ महीनों में करीब 18 अरब डॉलर के शेयर बेच चुके हैं। अप्रैल में ट्विटर खरीदने की डील करते हैं और उधर मौके का फायदा उठाकर अपने शेयर बेच देते हैं। 8 अरब डॉलर की रकम उनके खाते में आ जाती है, भारतीय रुपए में करीब 9,000 करोड़ रुपए। अब मस्क ने ट्विटर से डील रद्द कर दी है। ट्विटर ने मुकदमा कर दिया है। जानकार कहते हैं कि अगर मस्क ने ट्विटर से डील कर ली और 1 अरब डॉलर देकर मुकदमे को रफा दफा कर दिया, तब भी उनके खाते में 7 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम जमा रहेगी। इसे कहते हैं मसीहा बनकर लोगों की जेब काट लेना। इसे गलत और सही के फ्रेम में देखना ठीक नहीं होगा, लेकिन यह बाजार है तो इसका मतलब यह भी है कि आप जिसे मसीहा चुनते हैं उसके फॉलोअर नहीं, उसके कस्टमर बन जाते हैं। वो अपना माल आपको बेचकर चल देता है, आप उसे अपना दिमाग बेचकर ठगे रह जाते हैं। भारत में भी एक आईपीओ आया, अपने शेयर के भाव पहले ही चढ़ा दिए, लोगों ने और भी चढ़ा दिए, मीडिया ने उसे और हीरो बना दिया और लोगों के पैसे डूब गए। उस एटीएम वाले के हाथ में आईपीओ से हजारों करोड़ रुपए आ गए। जब लिस्ट हुई तो सबके पैसे डूब गए। राजनीति और बिजनेस के मसीहा जानते हैं कि लोग किस टाइप के हैं। लोग भी साबित कर देते हैं कि उसी टाइप के हैं। ऐसा कैसे हो जाता है कि मस्क हो, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हो या फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, ये सभी एक ही समय में अपना शेयर बेचने लगते हैं और लाखों करोड़ों रुपए अपना निकाल लेते हैं। उसके कुछ समय बाद बाजार गिरने लग जाता है और लोग देखते रह जाते हैं। आम लोग क्यों नहीं इनकी तरह की समझदारी पैदा कर लेते हैं। इन दिनों मस्क ने रिपब्लिकन पार्टी के नेता रॉन डिसेंटिस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, तो ट्रंप मस्क से चिढ़ गए। ट्रंप को ट्विटर ने बैन कर दिया है, लेकिन ट्रंप ने अपना सोशल मीडिया साइट खोल लिया है जिसका नाम है ट्रुथ सोशल। इस पर ट्रंप ने लिखा है कि जब मस्क व्हाइट हाउस आए और अपने कई प्रोजेक्ट के लिए मदद मांगी जिसके लिए सब्सिडी दी जाती है, उनकी इलेक्ट्रिक कार जो लंबी दूरी तक नहीं चलती है, बिना चालक वाली कार जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और रॉकेट शिप का पता नहीं कहां जाती है, इन सबको सब्सिडी ना मिलती तो इनकी कोई औकात नहीं थी। अगर वे मुझे बता रहे हैं कि वे ट्रंप और रिपब्लिकन के कितने बड़े फैन थे, तो मेरा जवाब यही है कि अगर मैं उनसे कहता कि घुटने पर बैठो और गिड़गिड़ाओ तो वो भी करते। ट्रंप की किस बात से सहमत हुआ जाए, किससे असहमत। लेकिन दुनिया के इस सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में ट्रंप कह रहे हैं कि इनका धंधा सब्सिडी से चमक रहा था। अब वही मस्क आगे के धंधे के लिए किसी और नेता को बढ़ावा देने लगे हैं। आप उसी मस्क को मसीहा मानते हैं और एक दिन खुद को गरीबी रेखा से नीचे वाले सर्वे में पाते हैं। उद्योगपति और राजनेता कब हाथ मिला लें और कब एक दूसरे का गला काटने लगे, यह समझना किसी के बस की बात नहीं। इस कहानी का संबंध दुनिया भर के लोगों से है, मगर श्रीलंका से नहीं है, क्योंकि श्रीलंका की कहानी का मसीहा अलग ही लेवल का आइटम निकला। मजबूत नेता वाले मसीहा की कहानी हर जगह एक समान नहीं होती है। कहीं वे भाग जाते हैं तो कहीं 20-20 साल के लिए जम जाते हैं। चीन और रूस का उदाहरण बार बार देना ठीक नहीं।
श्रीलंका की आबादी 2.25 करोड़ से कुछ अधिक है। यहाँ की साक्षरता दर 90% से अधिक है। इसके बाद भी यहाँ की जनता को तमिलों और मुसलमानों से ऐसी नफरत हो गई कि उसने गोताबाया राजपक्षा को मसीहा ही माना। Tear gas has been shelled once again. गोताबाया कुछ भी करते, मुसलमान और तमिल से नफरत के नाम पर सिंघला बौद्ध हर बात पर मुहर लगा देते। यहां तक कि 2019 में जब गोताबाया ने सभी के लिए टैक्स में कमी कर दी, जिससे श्रीलंका का राजस्व खाली होने लगा, सबने कहा अच्छा है। महंगाई बढ़ने लगी, जनता की जेब से पैसे गायब होने लगे। 2019 में ही भारत में केवल कॉरपोरेट के टैक्स में कटौती की गई थी। उसी से 1.5 लाख करोड़ का टैक्स कम हो गया। इसकी भरपाई तरह तरह से की जाने लगी। मजबूत सरकार देने वाले श्रीलंका के मजबूत नेता भागने के लिए कई देशों से गिड़गिड़ाते रहे। अंत में भागकर मालदीव पहुंचे। इनके भाई बासिल राजापक्षा को श्रीलंका में ही रोक लिया गया है। बासिल पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं। जनता को विकास दिखे और पहले से ज्यादा विकास दिखे, इसके लिए महिंदा राजापक्षा ने भी खूब सारे एक्सप्रेसवे बनवाना शुरू कर दिया था। हम्बनतोता बंदरगाह और कोलंबो पोर्ट सिटी के प्रोजेक्ट में 17 अरब डॉलर से ज्यादा लागत आने वाली थी। हम्बनतोता 2011 में बनकर तैयार हो गया, लेकिन लगातार घाटा ही देता रहा। सरकार ने जो पैसे लगाए डूबने लगे। इन सब का प्रचार होता था कि गेम चेंजर आइडिया है, लेकिन कभी फायदा नहीं हुआ। चीन को लीज पर देने के समय जानकार चेतावनी दे रहे थे कि इससे चीन का इलाके पर कब्जा हो जाएगा, लेकिन उल्टा गोताबाया जनता को याद दिला देता था कि मुसलमानों और तमिलों से नफरत करना है। जनता उस काम में जी जान से लग जाती थी। राजनीतिक रूप से लाभ का ध्यान रखकर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाने लगा और जनता विकास की वाहवाही में तबाही की ताली बजाने लगी। श्रीलंका क्राइसिस में आज नए मोड़ आ गए। प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा मालदीव्स भाग गए। वैसे प्रोटेस्ट तो पहले से प्लान था, पर प्रेसिडेंट के भाग जाए की खबर के बाद प्रोटेस्टर्स काफ़ी गुस्से में आ गए। इसके बाद स्टेट ऑफ इमरजेंसी अनाउंस कर दिया गया। प्रोटेस्टर्स ने प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे के ऑफिस को भी घेर लिया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को टियर गैस शेल्स चलाने पड़े। प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे ने टीवी में मिलिट्री एंड पुलिस को लॉ और ऑर्डर बनाने को कहा है। पार्लियामेंट के स्पीकर महिंदा यापा अभेवर्धने ने कहा है कि प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा आज ही अपना रेसिग्नेशन दे देंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे को प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। कोलंबो से श्रीजा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। श्रीलंका में आपातकाल लग चुका है। आज वहां भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी हैं। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। हजारों की भीड़ ने प्रधानमंत्री और कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे का घर घेर लिया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ संसद का भी घेराव करने लगी और देखते देखते श्रीलंका के सरकारी टीवी नेटवर्क के दफ्तर में भी भीड़ घुस गई, जिसके कारण थोड़ी देर के लिए प्रसारण रोकना पड़ा। श्रीलंका के कई प्रांतों में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। गोताबाया के सिंगापुर में शरण लेने की खबर है। खबरें हैं कि वे मालदीव से सिंगापुर जा सकते हैं। राजापक्षा ने सेना से कहा कि वे सेना के कमांडर हैं, इसलिए उन्हें भागने के लिए जहाज देना ही पड़ेगा। गोताबाया सेना के जहाज से ही मालदीव भागे। गोताबाया के भाषणों को ठीक से सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ याद आएगा। वे अपनी गलती कभी नहीं मानते थे। हर बात में पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराते थे। 2019 के चुनाव में गोताबाया ने श्रीलंका की मुद्रा के कमजोर होने का मुद्दा खूब उठाया। ठीक यही मुद्दा 2014 में भारत में छा चुका था। तब श्रीलंका में गोताबाया जनता को सपने दिखा रहे थे कि उस पर टैक्स बहुत बढ़ गया है, सत्ता में आएंगे तो कम कर देंगे। आए तो सभी के लिए कम भी कर दिया, लेकिन खजाना ही खाली होने लगा। श्रीलंका छोड़कर भाग गए इस धर्म पुरुष और मसीहा गोताबाया राजापक्षा के भाषण का छोटा सा हिस्सा सुनिए। कुछ याद आए तो भी याद मत कीजिए। 25 जून 2021 को गोताबाया ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि 2015 से 19 के बीच जो पहले की सरकार थी, उस समय कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई,
कोरोना जैसा कोई ग्लोबल संकट नहीं आया। बिना किसी ठोस कारण के राज्यों के प्रशासन की वजह से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। 2019 से ही अर्थव्यवस्था में गिरावट आने लगी थी। हमारे देश पर बाहरी कर्जा बढ़ने लगा, जनता पर टैक्स डबल हो गया, रुपया कमजोर हो गया और चीजों के दाम आसमान छूने लगे। विदेशी मुद्रा का भंडार गिरने लगा। मुझे एक बर्बाद अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। श्रीलंका जैसे देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणा अनाप शनाप तरीके से होने लगी। राजापक्षा ने दावा किया कि 2021 तक 10,000 पुल बनाए गए, 14,000 तालाबों का संरक्षण किया गया, 1,000 से अधिक खेल के मैदान बनाए गए, 100 छोटे और मध्यम शहरों का विकास किया गया। श्रीलंका में 100 शहरों के विकास का प्लान लॉन्च हुआ था, भारत के स्मार्ट सिटी की तरह। काश हम बता पाते या दिखा पाते कि उन स्मार्ट सिटी की क्या हालत है। भारत के एक स्मार्ट सिटी का हाल दिखा सकते हैं। क्या श्रीलंका ने अपनी क्षमता के हिसाब से यह काम किया या बड़ा काम दिखाने के चक्कर में गोताबाया राजापक्षा ने श्रीलंका को लोन में डुबा दिया? आज के दिव्य भास्कर ने लिखा है कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अहमदाबाद पर 1900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन शहर का हाल वैसा ही है जैसा 10-15 साल पहले था। लोगों को पता तो चले कि यह पैसा कहां गया। 10 साल में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट भी 2 गुना हो गया, लेकिन जनता की परेशानी कम नहीं हुई। संदेश ने अहमदाबाद की तुलना वेनिस से की है, बस वहां के गोंडोला की जगह यहां कारें तैर रही हैं, यह लिखा है। श्रीलंका में सरकार अपने यार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही थी, उनके लिए लोन ले रही थी और जनता को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सपने बेच रही थी। अक्टूबर 2021 में विश्व बैंक तारीफ करता है कि श्रीलंका 1 लाख किलोमीटर सड़क बनाने जा रहा है। अब विश्व बैंक भी भाग जाएगा। तब के परिवहन मंत्री फर्नांडो विश्व बैंक की तारीफ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं कि $500 मिलियन का लोन मिलेगा। उतनी सड़क की जरूरत थी या नहीं, लेकिन विकास के नाम पर लोगों की छत पर भी सड़क बना दी जाए तो लोग कहेंगे कि भाई वाह, अब आंगन से भी एक सड़क निकल जाए। कहने का मतलब है कि सड़क जरूरी तो है, लेकिन इस तरह से एक ही बार में बादल के फटने की तरह सड़कों का जाल बिछाना क्या बहुत जरूरी है? 30 मार्च 2022 को राज्यसभा में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सवाल के जवाब में कहते हैं कि मार्च 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर 23,796 करोड़ का बकाया था, लेकिन अब 3,47,000 करोड़ से अधिक का बकाया हो गया है, 14 गुना बढ़ गया है। 2 अगस्त 2021 को गडकरी राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुशील मोदी को जवाब देते हैं कि मार्च 2017 में NHAI पर 74,742 करोड़ का कर्ज था। मार्च 2021 में 3,06,000 करोड़ से अधिक का कर्ज हो गया। यह खबर दिसंबर 2021 की है। गडकरी का ही बयान है कि अभी टोल टैक्स से NHAI को 40,000 करोड़ की कमाई हो रही है। अगले 3 वर्षों में 1,40,000 करोड़ तक इसे ले जाने का इरादा है। अगर इन दिनों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मीम कम आ रहे हैं तो आप पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क, परीक्षा फॉर्म से लेकर दही पर लगने वाली GST और इनकम टैक्स के अलावा टोल टैक्स का भी हिसाब जोड़ सकते हैं। आपको गर्व करने का मौका मिलेगा कि आप कहां कहां टैक्स देते हैं। हर एक्सप्रेसवे को गैर जरूरी नहीं कह सकते, लेकिन यह सवाल तो पूछ सकते हैं कि जितना निवेश हुआ है उसके मुताबिक वह फल दे रहा है या नहीं। विकास बड़ा लगे और जनता की आंखें चौधियां जाए, इसलिए अब सड़क के उद्घाटन में लड़ाकू विमान लाए जाने लगे हैं। विकास में आर्थिक शक्ति के साथ साथ सैन्य शक्ति का तड़का लगाया जा रहा है। आर्थिक मामलों के पत्रकार TN नाइनन ने एक लेख लिखा है कि भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर, रेल, सड़क और हवाई मार्ग में अप्रत्याशित रूप से निवेश हो रहा है। अगले 2-3 सालों में ही पता चलेगा कि निवेश से कितना बदलाव आता है। उम्मीद है अच्छा होगा, लेकिन आशंकाएं जाती नहीं है। भारत में कोई भी विमान कंपनी इस वक्त पैसा नहीं कमा रही। हवाई यात्रियों की संख्या महामारी से पहले की संख्या की तरह हो चुकी है, लेकिन हवाई विमानों की तकनीकी खराबी की खबरें बढ़ती ही जा रही हैं। विमान कंपनियों के पास स्टाफ को देने के लिए पैसे नहीं, इसके बाद भी विमान कंपनियां नए विमानों के ऑर्डर दे रही हैं। भारत में हाईवे की जगह एक्सप्रेसवे बनने लगे हैं, इससे काफी कुछ सुधरा भी है। ट्रक की रफ्तार बढ़ी है, लेकिन एक औसत ट्रक एक दिन में जितनी दूरी तय करता है वो जस का तस है, नाइनन लिखते हैं।
इसलिए जितना निवेश हो रहा है उसकी वापसी के आसार नजर नहीं आते। इतना निवेश हो रहा है तो कम से कम ट्रैफिक में भी वृद्धि दिखनी ही चाहिए, वरना पैसे कहां से वापस होंगे। आज ही के हिंदू में खबर छपी है कि 14 एयरपोर्ट पर गो फर्स्ट एयरक्राफ्ट के टेक्नीशियन 3 दिनों से हड़ताल पर रहे। हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार इनकी शिकायत है कि 18 महीने से कईयों को सैलरी नहीं मिली है और सैलरी काफी कम है। कैबिन के 110 सदस्य भी बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी पर चले गए। एयरलाइन ने सिक लीव पर जाने की बात से इनकार किया है। हिंदू अखबार ने लिखा है कि इंडिगो के कर्मचारी भी सिक लीव पर चले गए। इस रिपोर्ट में एक टेक्नीशियन ने लिखा है कि उसने अपनी ट्रेनिंग पर 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन नौकरी मिली 8,000 की और इस समय 16,000 मिल रहा है। अब तो काम भी बढ़ गया है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही। जाहिर है महंगाई का दबाव भी परेशान कर रहा होगा। 11 जुलाई के ndtv.com पर खबर छपी है कि इंडिगो ने कहा है कि वह टेक्नीशियन की सैलरी की दिक्कतों को दूर कर लेगी। यह खबर भी तो टाइम्स ऑफ इंडिया में ही छपी थी कि इंडिगो के कर्मचारी और पायलट छुट्टी लेकर एयर इंडिया का इंटरव्यू देने चले गए थे। इस कारण बहुत सारी फ्लाइट कैंसिल भी कर दी गई थी। और यह खबर तो आपने देखी ही होगी कि 24 दिनों के भीतर 9वीं बार स्पाइस जेट के विमान में खराबी रिपोर्ट हुई है। दुबई से मदुरै के लिए स्पाइस जेट का विमान उड़ान नहीं भर सका। यही नहीं, हिंदू अखबार में लिखा है कि स्पाइस जेट ने 2020 से अपने कर्मचारियों के प्रोविडेंट अकाउंट में पैसे नहीं डाले। ऐसी खबरें हमारी नजरों के सामने से नहीं गुजरती हैं, इसलिए लगता है कि सब ठीक ठाक है। श्रीलंका पर लौट कर आते हैं। कम से कम वहां तो अभी सरकार भी नहीं है और वहां की पुलिस वारंट लेकर दिल्ली भी नहीं आ सकती। पूरी दुनिया में प्रेस का दमन हो रहा है। मैं श्रीलंका की बात कर रहा हूं। द संडे लीडर के संपादक लसांता विक्रमतुंगे की कहानी सुनाना चाहता हूं। 2009 में लसांता विक्रमतुंगे की हत्या कर दी गई। हत्या से ठीक पहले विक्रमतुंगे ने कॉलम लिखा और अपनी हत्या की आशंका जताई। यह कॉलम उनके हत्या के बाद छपा। उन्होंने लिखा कि मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी हत्या को आजादी की हार के रूप में नहीं देखा जाएगा, बल्कि लोगों को आजादी की प्रेरणा मिलेगी। लसांता की हत्या का आरोप गोताबाया राजापक्षा पर लगा, लेकिन तब भी श्रीलंका की जनता गोताबाया को मसीहा बनाने में लग गई। गोताबाया के सनकी और हिंसक होने के तमाम आरोपों को किनारे कर वहां की जनता उसे अवतार घोषित कर देती है। इसी 13 मई को विक्रमतुंगे की हत्या के मामले की सुनवाई हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चल रही थी। इस हत्या की जांच कर रहे अधिकारी निशांता सिल्वा ने बयान दिया कि उसने अपनी जांच में पाया कि लसांता विक्रमतुंगे की हत्या में गोताबाया राजापक्षा का हाथ है। निशांता ने गोताबाया से पूछताछ भी की थी, लेकिन तब तक गोताबाया राजापक्षा श्रीलंका के राष्ट्रपति चुन लिए गए और इस डर से निशांता सिल्वा को देश छोड़कर भागना पड़ा। गोताबाया के हर जुल्म को वहां की बहुसंख्यक जनता ने सही माना, यहां तक कि विक्रमतुंगे की हत्या की परवाह नहीं की, जबकि विक्रमातुंगे बौद्ध बहुसंख्यक तबके से आते थे। बस वे गोताबाया के गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं थे, तमिल नरसंहार के खिलाफ बोल रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा की आलोचना कर रहे थे, रक्षा मंत्रालय के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे। श्रीलंका की जनता ने पत्रकार की हत्या कराने वाले नेता को महानायक बना दिया। क्या यह सब सुनकर सिहरन नहीं हो रही? क्या आप पहली बार यह कहानी सुन रहे हैं? भारत में ऐसी कोई कहानी नहीं सुनी। सिर्फ यही एक कहानी नहीं है। अगर आपको भारत में मीडिया के गोदी मीडिया बनने और पत्रकारों के दमन की कहानी से ऐतराज है, तो श्रीलंका की कहानी सुन ही सकते हैं। गोताबाया के राष्ट्रपति बनने के पहले ही हफ्ते में पत्रकारों पर भयंकर हमले शुरू हो गए। उनके भाई महिंदा राजापक्षा के दौर में भी पत्रकारों का खूब दमन हुआ। जनता ने उसके बाद भी गोताबाया राजापक्षा को राष्ट्रपति चुना। इस साल अप्रैल में जब जनता सड़कों पर आई, तब भी गोताबाया की आदत नहीं सुधरी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे वहां की सेना पत्रकारों को लात जूते से मार रही है। न्यूज फर्स्ट नाम के मीडिया के 4 पत्रकार प्रदर्शन का कवरेज कर रहे थे। यह श्रीलंका का सबसे बड़ा नेटवर्क है, लेकिन इसके 4 पत्रकारों को इस तरह से पीटा जा रहा है। आप केवल श्रीलंका की कहानी सुन रहे हैं, भारत की नहीं। ठीक से देखिए। गोताबाया 2005 से 2015 तक रक्षा सचिव थे। उनके दौर को श्रीलंका में प्रेस की स्वतंत्रता का काला दशक माना जाता है।
2019 की इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जब उनके भाई महिंदा राजापक्षा राष्ट्रपति थे, तब 2006 से 2015 के बीच 44 पत्रकारों की हत्या हुई थी। कितना छोटा देश है, मगर वहां की जनता को मीडिया नहीं मसीहा चाहिए था। वहां की अदालतें भी मसीहा के आगे झुक गई थीं। द कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के अनुसार श्रीलंका में 2005 से 2015 के बीच 13 पत्रकारों की हत्या हुई। 14 पत्रकार आज तक लापता हैं। सीपीजे ने लिखा है कि श्रीलंका के सैकड़ों पत्रकार देश छोड़कर भाग गए। द डिप्लोमैट का एक लेख है कि गोताबाया के राज में प्रेस का दमन हो रहा है। दुनिया की तमाम संस्थाएं सोती रहीं, तमाम बड़े नेता सोते रहे, पत्रकारों पर हमले हो रहे थे। श्रीलंका की अदालतें राष्ट्रपति की गुलाम बन गई थीं। जिस समाज में पत्रकारों की यह हालत होती है, एक दिन उस समाज की भी यही हालत हो जाती है। आज उसके सबसे बड़े मजबूत नेता देश छोड़कर भाग गए हैं। मजबूत नेता बनाने वाली जनता कंगाल होकर लाइनों में लगी है। उसे दवा भी नहीं मिल रही है, पेट्रोल तो छोड़ ही दीजिए। द कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट सीपीजे ने अपनी रिपोर्ट में गोताबाया के एक बयान का जिक्र किया है। 18 नवंबर 2019 को गोताबाया राष्ट्रपति बनते हैं। 12 दिसंबर 2019 को एक स्थानीय मीडिया संस्थान में भाषण देते हुए कहते हैं कि सकारात्मक आलोचना के कई अवसर मौजूद हैं, लेकिन वे मीडिया संस्थानों से उम्मीद करते हैं कि पक्ष में भी रिपोर्टिंग करें, जिससे देश की प्रतिष्ठा बढ़े। भारत श्रीलंका जैसा कभी नहीं होगा, लेकिन गोताबाया की यह दलील भारत में भी कई बार सुनाई देती है। श्रीलंका की कहानी इसलिए नहीं सुनाई जानी चाहिए कि ऐसा भारत में हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि इसलिए सुनाई जानी चाहिए कि जब भी पत्रकारों का दमन हो, जनता को सतर्क हो जाना चाहिए। 90% साक्षरता दर वाले श्रीलंका के लोगों ने जो किया, 78% साक्षरता दर वाले भारत के लोग भी वही करते नजर आ रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। आज पटना में आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर एक जन सुनवाई हुई। इस जन सुनवाई के लिए अरुणा रॉय और निखिल देव पटना आए। पिछले 10 साल में बिहार में 20 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। बिहार में सबसे अधिक हत्याएं हुई। आरटीआई कार्यकर्ताओं के परिवार के लोगों ने इस मंच पर आकर अपनी कहानी बताई। पिछले साल चंपारण के हरसिद्धि के आरटीआई कार्यकर्ता विपिन कुमार की हत्या हो गई। इनके पिता विजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि अभी तक हत्यारे नहीं पकड़े गए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में विपिन के काम से स्थानीय स्तर पर काफी खलबली मच गई थी। पिता का कहना है कि प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध है। वहीं कई ऐसे आरटीआई कार्यकर्ताओं के परिवार के लोग थे जिन्हें अब मामला रफा दफा करने की धमकियां मिल रही हैं। जैसे शुभम, जो बांका से आते हैं, और उनके मामा प्रवीण कुमार झा की पिछले साल हत्या हो गई। उल्टे अब उन्हें धमकी मिल रही है। ये वाली कहानी श्रीलंका की नहीं है, भारत की। क्या जनता को सच से इतनी नफरत हो गई है कि सूचना जुटाने वालों की हत्या से उसे फर्क ही नहीं पड़ता है? समस्या है, मेरा लड़का जो है विपिन अग्रवाल, वो आरटीआई एक्टिविस्ट था। 2020 में हमारे मकान पर हाई कोर्ट के आलोक में कहीं अतिक्रमण हट रहा था। उसके आलोक में जो है सो वहाँ प्रशासन पब्लिक को भड़का करके हमारे घर पर है सो अटैक करवाया। अटैक में जो है सो बहुत तोड़ फोड़ लूटपाट सब किया। करने के बाद जो है सो हमारी पतोहू को वहाँ से मारते पीटते कार्यस्थल पर ले गया। ले जाने के बाद जो है सो विपिन है सो FIR किया, 3 आदमी को नामजद किया, लेकिन आज तक उस केस में पुलिस कुछ नहीं किया। उसके बाद 2021 में 24/9/2021 को वो ब्लॉक में गया था गाय के लिए दवा लाने, और वहीं पर है सो इसको गोली मार करके हत्या कर दी गई। दिक्कत ऐसा है क्या, मेरे मामा जी का हत्या हो गया है, और हत्या होने के बाद उनका जो 7 विक्टिम था उनका बेल हो गया है, 3 का बेल हो गया है, जिसमें क्या एक का जो बेल हुआ है वो हम लोग को बार बार धमकी देता है, और धमकी देने के प्रांत में ये बोलता है क्या केस उठा लो, नहीं तो तुम लोग का भी परवीन झा की तरह ही हसल किया जाएगा। तो हम लोग का गुजारिश यही है कि उसका बेल फिर से वापस हुआ जाए और उसको कस्टडी में रखा जाए। आपको किस तरह का धमकी देता है? वो देता है तुमको फिर तुम्हारे परवीन झा के तरह ही मार दिया जाएगा।
और जब हम लोग शिकायत लेके जाते हैं तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। एक्चुअली मैं यहाँ आया हूँ। एक्चुअली मेरे पिताजी जो एडवोकेट थे सिविल कोर्ट में और एक्टिविस्ट भी थे, आरटीआई एक्टिविस्ट थे, जो पंचायत लेवल पे जो भी करप्शन हो रहा था उसके लिए वो जैसे मनरेगा एजुकेशन में टीचर्स की बहाली में, तो उसके लिए आरटीआई से उन्होंने सूचना मांगा था और जिसके लिए उन्होंने केस वगैरह भी किया था। तो उसके लिए उन्हें गांव के पंचायत के मुखिया से काफ़ी धमकी वगैरह मिल रही थी कि आप केस वगैरह वापस ले लो, लेकिन इन्होंने नहीं लिया, है ना। लेकिन तो फिर 23 मार्च 2013 को इनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद सारे जो एक्यूज़ थे वो फरार थे, लेकिन काफ़ी प्रेशर बनाने के बाद जो एसटीएफ उसे एक को गिरफ्तार किया, जिसमें 6 अभियुक्त थे, जिसमें अभी भी 3 जो अभी भी फरार हैं, लेकिन कोर्ट ने सारे उनकी कुर्की जब्ती, अरेस्ट वारंट सारे कोर्ट का ऑर्डर अभी निकला है अरेस्ट करने के लिए या कुर्की करने के लिए, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला पुलिस है, वो इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है और अभी भी सब घर पे अपनी नॉर्मल लाइफ वहाँ पे जी रहे हैं। गोदी मीडिया के दौर में पत्रकारिता की बुनियाद बदल चुकी है। कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बचे हुए हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर सूचनाओं को जमा कर रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार को उजागर कर सकें। आपको क्यों लगता है कि नेताजी के कह देने से कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है आप मान लेते हैं? ये यूपी के अखबारों की खबरें हैं। सारी खतरा ने पिछले 2-3 दिनों की पशुपालन विभाग में 50 करोड़ के गबन की खबर है, तो होम्योपैथी के संस्थानों ने 47 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाला किया है। अनुसूचित जाति के छात्रों का फंड हड़प लिया जबकि वे छात्र रोल पर भी नहीं थे। इसी तरह बस्ती जिले के पीडब्ल्यूडी विभाग में भी 43 करोड़ के गबन का मामला पकड़ा गया है। ये सारी खबरें छपी तो हैं मगर बड़ी बड़ी नहीं। क्या आप ये सब नहीं जानना चाहेंगे? अगर भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है तो फिर ये खबरें कोने में ही सही कैसे छप रही हैं? यूपी के ही स्वास्थ्य विभाग में तबादले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने सवाल उठा दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान छपा है कि तबादले की जांच हो रही है। अगर भ्रष्टाचार की संस्कृति खत्म हो गई है तो यह सब कैसे हो रहा है? बिहार के राजस्व मंत्री का बयान है कि उनके विभाग पर माफिया का कब्जा हो गया है। ये सारी खबरें उस दौर की हैं जब माफिया और भ्रष्टाचार के मिटा देने की खबरें छप रही हैं। मंत्री कह देते हैं कि विभाग पर माफिया का कब्जा है और देश चुप्पी साध लेता है। सत्यमेव जयते के लिए जान देने वाले पत्रकारों और आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या पर समाज सतर्क क्यों नहीं होता? सरकारें क्यों इतनी घमंड में रहती हैं? सच पूछो तो आरटीआई कार्यकर्ता एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है, उसको ये दर्जा दिया जाना चाहिए। हमने कल देखा कि सारे तमाम जो मुद्दे थे वो जनता के मुद्दे थे और वो जनता के मुद्दों के लिए लड़ते लड़ते उनको जान से मारा गया और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की। सरकार का दायित्व बनता है, एक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट कानून 2014 में पारित हुआ, 8 साल से उसको केंद्रीय सरकार लागू नहीं कर रही है, लागू करें। राज्य सरकार सीरियस हो और इन सारे तमाम कार्यकर्ताओं को मुआवजा भी दे, उनके परिवारों को, और उनकी सारे मामले जल्दी से जल्दी निपटाएं और जो दोषी है उनको पकड़े जाए। और दोषी में जो जिन मामलों को इन्होंने उठाया वो सूचना भी बाहर निकलनी चाहिए और इनका पूरा जो मामला जो जिसमें भ्रष्टाचार था, जिसमें गड़बड़ी थी, उसको उजागर करके ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि आप किसी को मार के उनकी आवाज नहीं दबा सकते हो। तो ये पूरा बिहार में एक एक कार्यकर्ता जिसकी मौत हुई है उसका एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, वो सरकार को सौंपा जाएगा। एक जुडिशियल इंक्वायरी की मांग भी की गई है और कहा गया है कि केंद्र नहीं तो बिहार सरकार विसल ब्लोअर का कानून पारित करे और इसके बाद एक श्रृंखला चलेगी जहां जहां हत्याएं हुई उनके साथ खड़े होने की। भारत का हाल श्रीलंका जैसा नहीं होगा, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि श्रीलंका में जो हो रहा है उससे मिलता जुलता भारत में नहीं हो रहा है। प्रेस की स्वतंत्रता की रैंकिंग में भारत का स्थान श्रीलंका से भी नीचे है। श्रीलंका 146वें नंबर पर है और भारत 150वें नंबर पर। भारत की रैंकिंग से अगर आपको ऐतराज है तो क्या आप श्रीलंका में पत्रकारों की सच्ची कहानियों को भी दफन कर देंगे, तब भी जब वहां का फर्जी मसीहा अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भाग गया है? 2020 के साल में जुलाई से लेकर सितंबर तक भारत के गोदी मीडिया में सुशांत सिंह की कथित हत्या को लेकर कैसे कवरेज हो रहा था, क्या आपको याद नहीं? फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह की खुदकुशी के बहाने किस तरह की राजनीति हुई। रिया चक्रवर्ती को हर दिन सैकड़ों कैमरे घेरे रहते थे। उस समय की हेडलाइन का नमूना दिखाना चाहता हूं।
ताकि आप पूरे कार्यक्रम को श्रीलंका का कार्यक्रम समझकर ना देखें। महीने तक कवरेज चलता रहा और लोग आंखें फाड़ कर देखते रहे। पता था कि पत्रकारिता का पतन देख रहे हैं, लेकिन लोगों को लगा कि साथ में मनोरंजन भी तो है। रिया चक्रवर्ती को हत्या की साजिश का मुख्य आरोपी बना दिया गया, जबकि मामला खुदकुशी का था। 2 साल बाद नारकोटिक्स ब्यूरो ने ड्राफ्ट चार्ज पेश किया है। इसमें कहा गया है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स का सेवन करते थे। यह आरोप है। 35 लोगों पर उनके लिए ड्रग्स खरीदने और सप्लाई करने के आरोप हैं। फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर आरोप है कि उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के लिए बहुत कम मात्रा में कथित रूप से गांजा खरीदा और पैसे दिए, जबकि उस वक्त एनडीटीवी से रिया ने कहा था कि सुशांत ड्रग्स की चपेट में था, मैंने उससे बाहर लाने की कोशिश की, कभी ड्रग्स खरीदकर नहीं दिया। क्या सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स की चपेट में थे? किसी की मौत को मीडिया ने अपने कवरेज से कितना दुखद बना दिया। उस समय बिहार में चुनाव होने वाले थे। कुछ समय के बाद कवरेज ऐसे हो रहा था जैसे जनता को इसी पर वोट देना था। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत को हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सीबीआई ने कोई जांच रिपोर्ट सामने नहीं रखी है, जिससे कि उनकी मौत पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी ने, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एनडीपीएस कोर्ट में ड्राफ्ट चार्जेस जो हैं वो पेश कर दिए हैं। उन ड्राफ्ट चार्जेस में इस पूरे मामले में अब तक के गिरफ्तार 1 से लेकर 35 तक के आरोपियों के खिलाफ उस अपराध में उनकी भूमिका और एनसीबी को मिले सबूतों के आधार पर उन पर आरोप तय किए गए हैं। उनमें जो प्रमुख आरोपी है वो आरोपी क्रमांक 10 है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ उसमें लिखा गया है कि उन्होंने सैमुअल मिरांडा, अपने भाई शोएब चक्रवर्ती और दीपेश सावंत के जरिए ड्रग्स मंगवाया, यानी कि ड्रग्स मंगाया, उसके लिए पैसे भी दिए और ड्रग्स यानी इसमें गांजा का उल्लेख किया गया है और बाद में उसी गांजा को उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को भी दिया। यानी जो आरोप लगाया गया है वो एनडीपीएस की धारा 27A के तहत लगाया गया है। मतलब कि उस स्मगलिंग का कहीं न कहीं रिया चक्रवर्ती को भी हिस्सा दिखाया गया है, तस्करी का, ड्रग तस्करी का। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जब रिया चक्रवर्ती को जमानत दी थी तब ये कहा था कि जो 27A का मामला है वो कहीं इस पर बनता नहीं दिखता है, क्योंकि बस किसी से मंगा लेना ड्रग तस्करी का हिस्सा नहीं माना जाता है। लेकिन बहरहाल एनसीबी ने अपने ड्राफ्ट चार्जेस में वो आरोप अभी भी रखा हुआ है। अब इस ड्राफ्ट चार्जेस पर कोर्ट में बहस होगी, बचाव पक्ष अपनी बात रखेंगे, उसके बाद तय होगा कि कौन कौन से आरोप तय होते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि ड्राफ्ट चार्जेस में 27A लगाकर कहीं न कहीं एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती की इस पूरे मामले में एक भूमिका को संदिग्ध बनाए रखा है और उनको पूरे ड्रग्स सिंडिकेट से जोड़े रखा है। कोरोना के मामले यहां और वहां बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए फिर से सतर्कता बढ़ा दीजिए। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इसके उपलक्ष्य में सरकार 15 जुलाई से फ्री में बूस्टर डोज लगाने जा रही है। 18 साल से ऊपर के सभी को अगले 75 दिनों तक फ्री में बूस्टर डोज दिए जाएंगे। इस अवसर पर एक और अभियान के लॉन्च होने की खबरें छप रही हैं। मीडिया की खबरों में छपा है कि हर घर तिरंगा, देश भर के 20 करोड़ घरों में तिरंगा लहराया जाएगा। अमृत काल में प्राइम टाइम भी किसी अमृत से कम नहीं, स्वीकार कर लीजिए और ब्रेक ले लीजिए। जो जनता पैसे लेकर वोट देती है, क्या उस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो सकता? मध्य प्रदेश के नीमच में एक शख्स सरपंच का चुनाव हार गया। जीतने के लिए उसने नोट बांटे थे, अब हार गया तो नोट मांग रहा है। नोट मांगने का वीडियो वायरल हो गया है। अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट देखिए। कैमरे के उस पार जनता है, कैमरे के दूसरी तरफ नेताजी घर घर जा रहे हैं वोट नहीं नोट मांगने। अरे मतदाताओं से नहीं, अपने ही नोट जो उन्होंने मतदाताओं को वोट के लिए दिए थे।
अरे यार वोट दिया फिर पैसे की वोट दिया तो जीत गया आना का पैसा लेगा तो पैसा दाम बस यो है खाली चेताव वाले आया फिलहाल चेताव वाले आया की बात है वोट जीता क्या वोट दिया बोले वोट दिया मैं चेताव वाले आया है। नीमच जिले के देवरान में सरपंच पद के लिए राजू दायमा खड़े थे। पोस्टर बताता है वो योग्य, शिक्षित, सेवाभावी, अनुभवी युवा वगैरह वगैरह हैं। चश्मे का निशान था। अब देखिए ना, पैसे बांटते वक्त पुलिस प्रशासन का चश्मा उन्हें देख नहीं पाया। आरोप है कि चुनाव हारने पर उनके कार्यकर्ता गांव वालों से वसूली करने पहुंच गए। वसूली का वीडियो वायरल हो गया, तब पुलिस के चश्मे में वो दिखे हैं। अब जाकर मामला दर्ज हुआ है। देखिए, एक जो थाना रामपुरा क्षेत्र में ग्राम देवरान जो ग्राम पंचायत क्षेत्र है, उसके यहाँ पर इस तरह की घटना सामने आई है, जिसमें मारपीट के बाद इस बात की भी एक वीडियो वायरल हुआ है। प्रथम दृष्टया मारपीट की गई है, उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और उस जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी अलग से जांच की जाकर उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, चुनाव आचार संहिता का जो उल्लंघन है, उसके तहत जो है आचार संहिता में जो धाराएँ हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है, उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। कृपया अब निर्वाचन प्रक्रिया और प्रशासन की मुस्तैदी पर सवाल न उठाएं। वैसे नेताजी ने महज 1.5-2 घंटे में अपने 4.5 लाख रुपए वसूल लिए। आखिर वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप तो मचाना। हरिशंकर परसाई की एक कहानी है, एक लड़की 5 दीवाने। उसमें चौथा दीवाना अपनी प्रेमिका को चूल्हा फूंकते हुए देखकर कहता है जोर से कि अरे हमने तो हजारों रुपए चूल्हे में फूंक दिए हैं, किसी को जरूरत हो आए मांगे 1000-2000 तो हम यूं ही दे देते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ नेताजी भूलते नहीं। आखिर हिसाब प्रेम में भी तो होता ही है, और यहाँ तो वैसे भी नेताजी का प्रेम 5 साल बाद ही छलकता है। नीमच से अपने सहयोगी मनीष और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।